मेला अंचल उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु जी का है, ठीक है, जो कि हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास मेला अंचल है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1954। अब हम फणीश्वर नाथ रेणु जी का परिचय देखते हैं, जो कि हिंदी के प्रथम आंचलिक उपन्यासकार हैं। प्रथम आंचलिक उपन्यास है मेला अंचल। प्रथम आंचलिक उपन्यासकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। रेणु जी को मेला अंचल उपन्यास पर पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित इनको किया गया था। फणीश्वर नाथ रेणु जी के सभी उपन्यास, ठीक है, उपन्यास का सबसे पहले इनका मेला अंचल है, उनके बाद में है प्रति परिकथा, उसके बाद में है दीर्घ तपा, उसके बाद में है जुलूस, जुलूस के बाद में है कितने चौराहे के बाद में है पलटू बाबू रोड, और पलटू बाबू रोड के बाद में है राम रतन राय, जो कि एक अपूर्ण उपन्यास है। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, जिसमें राम नाम है, राम रतन राय, जो कि अपूर्ण उपन्यास है, ठीक है। और यानी पूर्ण उपन्यास कितने हैं इनके, टोटल 6 उपन्यास इनके पूर्ण हैं, ठीक है, 6 पूर्ण उपन्यास हैं। और सबसे पहला उपन्यास ही है इनका मेला अंचल 1954, उसके बाद में है परिकथा, जो कि 1957 में है, दीर्घ तपा 1963, फिर जुलूस है 1965, कितने चौराहे हैं 1966, पलटू बाबू रोड है 1979। इसके बाद में मेला अंचल के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसमें ये हिंदी साहित्य का पहला आंचलिक उपन्यास है। इसका प्रथम प्रकाशन तो हुआ था समता प्रकाशन से, और दूसरा हुआ था पुनः प्रकाशन राजकमल प्रकाशन से। इन्होंने राजकमल प्रकाशन वालों ने इनकी पहले प्रकाशन वालों से सारी प्रतिमाएं खरीद ली, और फिर उनके बाद में पुनः प्रकाशन किया राजकमल प्रकाशन से। और सुमित्रा नंदन पंत जी की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मेला सा आंचल। बहुत प्यारी पंक्तियाँ हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की। और ये गीत प्रथम खंड में 27वां परिच्छेद में डॉक्टर प्रशांत के मुख से गाया गया है। और इसमें प्रथम खंड में तो है 44 परिच्छेद, जिसमें आज़ादी के पूर्व की घटना है, और दूसरे खंड में है 23 परिच्छेद, जिसमें आज़ादी के बाद की घटना है। यानी 2 चीज़ें याद रखनी है, आज़ादी से पहले 44 और आज़ादी के बाद में 23, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 67। टोटल 67 परिच्छेद हैं, 2 भागों में हैं बस। और इसका नायक, क्योंकि नायक इसका अंचल है, तो मेरीगंज है ना, ये इसका नायक होता है, अंचल ही इसका नायक है, कोई पात्र नहीं है। मेरीगंज नामकरण नील के जो व्यापारी थे WJ मार्टिन, इनकी पत्नी मेरी के नाम पर ही इसका नाम मेरीगंज रखा गया। इसकी भाषा शैली आंचलिक भाषा शैली है, और हिंदी में गोदान के बाद में ये दूसरा श्रेष्ठ उपन्यास है, ठीक है। ये किसने कहा है, आचार्य नलिन विलोचन शर्मा ने कहा है कि गोदान के बाद दूसरा श्रेष्ठ उपन्यास अगर कोई है तो वो फणीश्वर नाथ रेणु का मेला अंचल है, और इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। मेरीगंज में कितनी टोलियां हैं, तो मेरीगंज में 3 मुख्य टोलियां हैं, कायस्थ टोली, राजपूत टोली और यादव टोली। इनके प्रमुख का नाम भी बार बार पूछा जाता है। कायस्थ टोली के जो प्रमुख हैं वो हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जो कि कमली के पिता हैं। और राजपूत टोली से याद रखना, ठाकुर आ गया तो राम कृपाल सिंह, और यादव आ गया तो यादव के पीछे नाम ही यादव है, खिलावन यादव, ठीक है। इन सब चीज़ों को याद रखना है। और 3 मुख्य पार्टियों का नाम याद रख सकते हैं, कांग्रेस पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 3 राजनीतिक दल और 3 टोले का नाम याद रखना है। और इसके जो प्रमुख पात्रों का परिचय है, सबसे पहले देखते हैं डॉक्टर प्रशांत। ये मेरीगंज अंचल में रहकर मलेरिया और कालाजार पर रिसर्च करता है और मेरीगंज के लोगों का इलाज करता है। इसको जो प्रेम होता है, ये कमली का प्रेमी है और अंत में उसका पति बनता है। और इनका डॉक्टर प्रशांत का संबंध उपाध्याय परिवार से है। उपाध्याय परिवार, छोटन बाबू की रिपोर्ट पर डॉक्टर प्रशांत की गिरफ्तारी होती है। किसकी रिपोर्ट पर गिरफ्तारी होती है, छोटन बाबू की रिपोर्ट पर। कालीचरण, ये युवा वर्ग का प्रतिनिधि है, और मेरीगंज जो है कालीचरण का ननिहाल है, ठीक है। यहाँ अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला सोशलिस्ट पार्टी का युवा नेता है। और ये इसका कालीचरण का जो राजनीतिक गुरु कौन है, बालदेव। इसको उपन्यास में बालदेव जी भी कहते हैं। इसके बाद में बालदेव के बारे में देखते हैं। मेरीगंज में उसका अखाड़ा और कीर्तन का केंद्र है, और बालदेव जी की प्रेमिका है मंगला का प्रेमी बालदेव, ठीक है, एक सच्चा कांग्रेसी भक्त हैं। इसे गांधी जी का लघु संस्करण भी कहा जाता है। और इसके बारे में कहा गया है कि एक राम नाम का धन साचा, जग में कछु न बाचा हो, ठीक है। ये बालदेव जी से संबंधित है, याद रखना है, मंगला का प्रेमी बालदेव जी, ठीक है, कालीचरण के गुरु हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भी देखा है कि कमली के पिता हैं, ठीक है, कायस्थ टोली के हैं, 1000 बीघा जमीन के मालिक हैं, ठीक है। और बाकी जो छोटी छोटी टोलियाँ ना, पोलिया टोली, धानुक टोली, कुर्मी टोली, इन सब पर इन्हीं का अधिकार है। उपन्यास के अंत में इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, और गाँव वालों को 5 बीघा की दर से जमीन लौटाता है, और कमली के पिता हैं, ठीक है। इसके बाद में है बालदेव प्रसाद। बालदेव प्रसाद नमस्कार की जगह हमेशा जय हिंद बोलने वाला पात्र हैं, और चंदन पट्टी का निवासी हैं, और गांधी जी का भक्त है, अहिंसा का पुजारी हैं। तो चंदन पट्टी का निवासी में के रूप में बालदेव प्रसाद को याद रखना है। ज्योतिकी जी, जिनका नाम है राम नारायण, एक गांव का ढोंगी ज्योतिषी हैं, अंधविश्वासी है। और डॉक्टर प्रशांत को ये क्या कहता है, देखो, जर्मनी का जासूस है ये डॉक्टर प्रशांत, जो उनका इलाज करता है, जर्मनी का जासूस है, अंधविश्वास। तो देखो, मेंगूदास जो है मेला अंचल उपन्यास का नारद मुनि कह सकते हैं, ठीक है। विश्वनाथ प्रसाद मलिक का चपरासी हैं मेंगूदास। तो विश्वनाथ प्रसाद मलिक जो भी पढ़े थे कमली के पिताजी, उनके पास जो ये नौकर है ना मेंगूदास, ठीक है। तो ये बार बार बोलता रहता, गांव में चील कोई उड़ेगे, गांव पर बुरे ग्रहों का फेर है, ठीक है। ये भी पंक्ति हमें याद रखनी है। गांव का नारद मुनि, यानी सबको घूम घूम कर खबर देता रहता है, बेतार का तार भी कहते हैं इसको। रामदास आगे देखो, गांव है ना मेलांचल, वहाँ पर एक कबीर मठ है, ठीक है। उसके जो महंत है ना, ये सेवादास, ठीक है, सेवादास का चेला है रामदास, ठीक है। ये सेवादास के पास बैठकर खंजड़ी को बजाता रहता है, ठीक है। और मेरीगंज यहाँ का ये ज्ञानी साधु है, और लक्ष्मी का ये बहुत शोषण करता है रामदास, ठीक है। और इसके गुरु रामदास के गुरु सेवादास, ये लक्ष्मी इसकी दासी थी, ठीक है। और फिर लक्ष्मी के बारे में है, ठीक है, ये बेसहारा पात्र हैं, इन दोनों मिलकर इसका शोषण करते हैं, ये गुरु चेला, ठीक है। और बाद में लक्ष्मी का क्या होता है, जो कि बालदेव गोप के साथ गृहस्थी बसाती है, ठीक है। अब इसका जीवन सुधरेगा।
कमली के बारे में पता है, प्रशांत की प्रेमिका है, विश्वनाथ की पुत्री है और शादी से पहले ही गर्भवती हो जाती हैं। और ममता, ममता है ना डॉक्टर प्रशांत की दोस्त है ये, ठीक है, सलाहकर्ता कह सकते हैं। अन्य पात्र हैं मंगला देवी, फुलिया, कुसमी, कुसमी को चिचाई की माँ भी कहते हैं, राम खिलावन यादव, यादव टोली के मुखिया, राम कृपाल सिंह के बारे में पढ़ा था, रम पेड़िया, रमजू की माँ, ये सब मुख्य पात्र हैं। वैसे तो 256 पात्र हैं, सबके नाम याद नहीं रख सकते, महत्वपूर्ण पात्रों के नाम याद रखना बहुत जरूरी है, सारे कथन पूछे जाते हैं। प्रथम संस्करण की भूमिका में क्या लिखा है? यह है मेला अंचल, एक आंचलिक उपन्यास। कथानक है पूर्णिया, पूर्णिया जो कि बिहार का एक राज्य का जिला है, और इसके एक और तो है नेपाल, दूसरी और पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल। विभिन्न सीमा रेखाओं से इसकी बुनावट मुकम्मल हो जाती हैं। जब हम दक्षिण में संथाल परगना और पश्चिम में मिथिला की सीमा रेखाएं खींच देते हैं। मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव को पिछड़े गांवों का प्रतीक मानकर इस उपन्यास का कथा क्षेत्र बनाया है। और ये जो महत्वपूर्ण पंक्ति है वो सबसे ज़्यादा याद रखनी है, क्योंकि इसमें फूल भी हैं, सूल भी हैं, धूल भी हैं, गुलाब भी हैं, कीचड़ भी हैं, चंदन भी हैं, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है। मैं किसी से भी दामन बचाकर नहीं निकल पाया। लेखक ने इसमें सब कुछ डाल दिया है, ठीक है, जो जो था सब कुछ बता दिया, ठीक है, अच्छा बुरा। कथा की सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ साहित्य की दहलीज पर खड़ा हुआ हूँ। पता नहीं अच्छा किया या बुरा, जो भी हो अपनी निष्ठा में कमी को महसूस नहीं करता। जिन लेखक ने अपनी पूरी निष्ठा के साथ लिखा है तो लेखक को कमी महसूस नहीं हो रही है। फणीश्वरनाथ रेणु नाम लिखा हुआ नीचे साइन कर दिया है, पटना 9 अगस्त 1954, ठीक है। आगे हम देखते हैं प्रथम खंड, ठीक है। प्रथम खंड में आज़ादी से पूर्व की कथा, ठीक है। पहले में देखते हैं, ठीक है। गांव में ये खबर तुरंत बिजली की तरह फैल गई। मिलिट्री मतलब सेना, मिलिट्री ने बहरा चेत्रु को गिरफ्तार किया और लोबिन लाल के कुएं से बाल्टी खोल कर ले गए। मतलब गांव में मिलिट्री वाले आते हैं तो वहाँ पर उनको पानी पीना था, तो वो लोबिन लाल के कुएं से बाल्टी खोल के लेके गए। और लोगों को लगा कि यार मिलिट्री वाला आए तो यार कुछ पता नहीं क्या कर लेंगे, तो गाँव में ये खबर फैला दी किसी ने कि यार मिलिट्री वाला आए, कुछ तो मतलब क्रांतिकारी को क्या पता पकड़ेगी। तो यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में न तो कोई फौजियों का उत्पाद हुआ था, न ही आंदोलन की लहर इस गांव तक पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाह ज़्यादा फैलती थी इस गांव में, ठीक है। और मोगलाई स्टेशन पर, मतलब स्टेशन का नाम है, पर गोरा सिपाही एक मोदी की बेटी को उठाकर ले गए और इसी को सिख और गोरे सिपाहियों में लड़ाई हो गई। मतलब सिख, हमारे जो सिख सिपाही थे और गोरे अंग्रेज थे, उन दोनों में लड़ाई हो गई, गोली चल गई। उस पहली घटना को बताते हैं कि किस प्रकार जब वहाँ मिलिट्री आती है तो मतलब किस प्रकार पूरे गांव को आग लगा दी जाती है, ठीक है। देखो एक भी बच्चा बचकर नहीं निकल पाया, तो इस तरह की अफवाह हर जगह फैलती है। तो उनको ये पहले से ही लगता है कि मिलिट्री आएगी तो हर बार ऐसा कुछ होगा। और मुशर्रफ के ससुर ने अपनी आंखों से देखा था, ठीक आग में भुनी हुई मछलियों की तरह लोगों की लाशें महीनों तक पड़ी रही। कौवा भी नहीं खा सकता था, मिलिट्री का पहरा था। मतलब ऐसे कोई गाँव में घटना होती तो मिलिट्री को बुलाते थे, पुलिस वगैरह के कहाँ कंट्रोल में आएंगी, ठीक है। तो ये उस घटना का जिक्र यहाँ पर हो रहा है कि अब इनके गाँव में मिलिट्री आई है तो क्या होगा। ये सब गुवर टोली के बिलिया की बदौलत हो रहा है। ये किसी को बता रहे हैं कि इसकी वजह से ये हो रहा है। बीरंची दास ने हिम्मत से काम लिया, आंगन में निकलकर चारों ओर देखा। मालिक टोला की ओर दौड़ा। मालिक तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद भी सुनकर घबरा गए। लोबिन बाल्टी कहाँ से लाया था? जरूर चोरी की बाल्टी होगी। साले सब चोरी करेंगे और गांव को बदनाम करेंगे। मालिक टोले ने ये खबर राजपूत टोले तक पहुंची। कायस्थ टोली के विश्वनाथ प्रसाद और ततमा टोली के बिरंची को मिलिट्री के सिपाही पकड़कर ले गए हैं। और ठाकुर राम कृपाल सिंह बोले, इस बार तहसीलदारी का मजा निकलेगा, ठीक है। तो दूसरे वाले खुश हो रहे हैं कि भाई ये वाले जिनकी मतलब बाल्टी खींच के लेके गए ना, उस टोले के लोगों की हालत खराब होगी। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद फिर क्या करते, देखो 1 सेर घी, 5 सेर बासमती चावल और एक खस्सी लेकर मिलिट्री वालों को डाली पहुँचाने पहुंचे। उनको लगा कि खिलाते पिलाते हैं भाई, क्या हो रहा है देखते हैं। हिसाब लगाकर देखे तो पूरे 50 रुपये का सामान है। ये रुपया एक हफ्ते के अंदर ही अपने टोले और लोबिन के टोले से वसूल करके जमा कर देना। मिलिट्री वाले कोठी के बगीचे में है। एक मोटे साहब ने पूछा, हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का आदमी हैं, यहाँ पर मलेरिया सेंटर बनेगा, ऊपर से हुक्म आया है। यही बागान का ज़मीन में, इसी बागान की ज़मीन में बनेगा। भाई सुनो, मार्टिन साहब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को ये ज़मीन बहुत पहले दे गए। जो था ना मेरी का पति, वो पहले ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को ज़मीन दे दी थी कि यहाँ पे मलेरिया सेंटर बनेगा, तो ये लोग अभी इसके लिए देखने आए थे। राजपूत टोली के राम कृपाल सिंह जब कोठी के बगीचे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बगीचे की पश्चिम वाली ज़मीन की पेमाइश हो रही है। कुछ लोग जरीब की कड़ी खींच रहे हैं। टोपा वाले एक साहब तहसीलदार साहब से हंस कर बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। आगे हैं कि अंत में यादव टोली के लोग बालदेव के हाथ और कमर में रस्सी बांधकर हो हल्ला मचाते हुए आए। मतलब किसको पकड़ कर लेकर आए? बालदेव को, ठीक है। हुजूर, ये सुराजी बालदेव गोप हैं, 2 साल से जेल खटकर आया है, इस गांव का नहीं है, चंदन पट्टी का है। तो बालदेव जी का जिक्र आ गया यहाँ पे। बालदेव जी 2 साल जेल में देकर आए हैं, इस गाँव का भी नहीं है, यहाँ इसकी मौसी रहती है। ये खद्दड़ पहनता है और जय हिंद, जय हिंद मतलब जय हिंद बोलता है, ठीक है। गाँव की भाषा में शब्दों का अपभ्रंश रूप बोला जाता है, ठीक है। यादवों के बंधन से मुक्त पाकर बालदेव ने साहब और किरानी को बारी बारी से जय हिंद किया। साहब ने हंसते हुए कहा, आपका गांव में मलेरिया सेंटर खुल रहा है, खूब बड़ा डॉक्टर आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का तरफ से मकान बनेगा, लेकिन बाकी काम तो आप लोगों की मदद से ही होगा। तहसीलदार साहब ने जमींदार खाते और नक्शे को तजवीज़ करके कहा, हुजूर ज़मीन 1 एकड़ 10 डिसमिल है, ठीक है। अब दूसरा प्रकरण शुरू होगा। यहाँ पर इतना ही था, ठीक है। देखो दूसरे परिच्छेद में क्या है, पूर्णिया जिले में ऐसे बहुत से गांव और कस्बे हैं। यहाँ पूर्णिया जिले के बारे में बताएंगे पूरा का पूरा इतिहास, ठीक है। बहुत से गांव और कस्बे हैं, आज भी अपने नामों पर नीले साबों का बोझ ढो रहे हैं। वीरान जंगलों और मैदानों में नील कोठी के खंडहर और राई बटोइयों को आज भी नील युग की भूली हुई कहानियाँ। नील युग मतलब जब अंग्रेज यहाँ पे नील की खेती करवाते थे ज़बरदस्ती, और फिर जर्मनी में खोज हो गई कुछ कॉस्मेटिक की तो बंद करवा दिया, लेकिन आज भी उनकी जो कोटियाँ बनी हुई हैं। गोना करके नई दुल्हन के साथ लौटता हुआ नौजवान अपने गाड़ीवान से कहता है, जरा यह गाड़ी धीरे धीरे हाँकना,
किनिया साहब की कोठी दिखेंगी, यही है मैके साहब की कोठी, वहाँ है नील मैने का हौज, ठीक है। और ऐसा एक ही गांव है मेरीगंज। रोहतक स्टेशन से 7 कोस पूरब बूढ़ी कोसी को पार करके जाना होता है। बूढ़ी कोसी के किनारे किनारे बहुत दूर तक ताड़ और खजूर के पेड़ों से भरा हुआ जंगल है। इस अंचल के लोग नवाबी तड़बन्ना कहते हैं। नवाबी तड़बन्ना शब्द याद रखना, दूसरे प्रकरण में आया है, ठीक है। आज से करीब 35 साल पहले जिस दिन डब्ल्यू जी मार्टिन ने इस गांव में कोठी की नींव डाली, आसपास के गांवों में ढोल बजवाकर ऐलान कर दिया, आज से इस गांव का नाम हुआ मेरीगंज। मेरी मार्टिन की नई दुल्हन थी जो कलकत्ता में रहती थी। कहा जाता है कि एक बार एक किसान के मुंह से गलती से इस गांव का पुराना नाम निकल गया, बस। और जाता कहाँ है, साहब ने 50 कोड़े लगवाए थे गिनकर, मतलब उसको देखो गलत नाम बोल दिया गांव का तो उसको 50 कोड़े लगवाए गए। इस गांव का पुराना नाम अब किसी को याद नहीं है, पहले का गांव किसी को याद नहीं है, जो मार्टिन साहब ने रख दिया मेरीगंज वही याद है, अपने गांव का नाम ही भूल गए। लेकिन मार्टिन साहब का आयोजन अधूरा साबित हुआ जब मेरी को जड़ैया ने घर दबाया। देखो इसको बीमारी हो गई थी, ठीक है। मार्टिन साहब ने महसूस किया कि पोस्ट ऑफिस से पहले एक डिस्पेंसरी खुलवाना जरूरी था। अब उसकी पत्नी को वहाँ से लेकर आया, यहाँ बीमारी हो गई तो उसको कमी महसूस हुई, यार यहाँ डिस्पेंसरी होती तो उसकी पत्नी का तो इलाज हो जाता। मतलब गाँव की मदद के लिए नहीं खुलवाना था, अपनी पत्नी के लिए। कुनेन की टिक्के से जब तीसरे दिन भी मेरी का बुखार नहीं उतरा, मतलब दवाई दी बुखार नहीं उतरा, तो मार्टिन ने अपने घोड़े को रोहतक की ओर दौड़ाया। किंतु मार्टिन साहब का पंखराज घोड़ा और सिविल सर्जन साहब की हवा गाड़ी जब तक मेरीगंज पहुंचे, मेरी को मलेरिया निगल चुका था और ट्यूबवेल के पास गड्ढे में घुसकर घुंघराले रेशमी बालों वाले सिर पर कीचड़ थोपते थोपते मेरी मर गई, ठीक है। उसने बहुत कोशिश की, देखो कितना बड़ा चढ़ा के बताया है कि पंखराज घोड़ा हवा गाड़ी से भी तेज मेरीगंज पहुँच गए, ठीक है। आप इसको पढ़ना, अच्छे से समझना। मेरी की लाश को दफनाने के बाद ही मार्टिन पूर्णिया गया। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन और हेल्थ मिनिस्टर से मिला। एक छोटी सी डिस्पेंसरी की मंजूरी के लिए ज़मीन आसमान एक करता रहा। ठीक इसी समय जर्मनी के वैज्ञानिकों ने एक चुटकी में नील युग का अंत कर दिया। कोयले से नील बनाने की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग सफल हुआ और नीले साहबों की कोठियों की दीवारें अर्रा कर पड़ पड़ी। कोठी के बगीचों में, अंग्रेजी फूलों के जंगल में आज भी मेरी की कब्र मौजूद हैं। कोठी की इमारत ढह गई हैं, नील के हौज टूट फूट गए हैं। मेरीगंज एक बड़ा गांव है, 12 वर्ण के लोग रहते हैं। गांव के पूरब एक धारा है जिसे कमला नदी, कौन सी नदी का जिक्र आया है, कमला नदी का जिक्र। इसी के नाम पे विश्वनाथ की बेटी का नाम है कमला। बरसात में कमला भर जाती हैं, बाकी मौसम में बड़े बड़े गड्ढों में पानी जमा रहता है। मछलियों और कमल के फूलों से भरे हुए गड्ढे। पौष पूर्णिमा के दिन इन्हीं गड्ढों में कोसी स्नान के लिए सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती है। रोहतक स्टेशन से हलवाई और परचून की दुकानें आती हैं। अब आगे क्या क्या गाँव में आ रहे हैं, दुकानें क्या हैं, चीज़ें क्या हैं, वो सब चीज़ें बता रहे हैं कि देखो गाँव में 3 प्रमुख दल हैं, कायस्थ, राजपूत और यादव। ब्राह्मण लोग अभी भी तृतीय शक्ति हैं। कायस्थ टोली के मुखिया विश्वनाथ प्रसाद मलिक राज परबंगा के तहसीलदार हैं। तहसीलदारी उनके खानदान में 3 पुश्तों से चली आ रही हैं। इसी के बल पर तहसीलदार साहब आज 1000, तहसीलदार के पास कितनी ज़मीन है, 1000 बीघे के सबसे बड़े काश्तकार हैं। अब देखो तीसरा परिच्छेद शुरू हो गया है। तीसरे परिच्छेद में बता रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मिस्त्री लोग आए हैं। बालदेव के उत्साह का ठिकाना नहीं रहा। अफसर बाबू ने तहसीलदार साहब और रामकृपाल सिंह के सामने ही कहा था, आप तो देश के सेवक हैं, सबों ने सुना था। बालदेव गांव के टोलों में घूमता रहा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से मिस्त्री जी लोग आए हैं, कल से काम शुरू हो जाना चाहिए। मलेरिया बुखार मच्छर काटने से होता है, मच्छर ने बोले मच्छर होता है, मच्छर काटने से होता है, मगर कुनेन खाने से जितना भी मच्छर काटे कुछ नहीं होगा, ठीक है। पलिया टोली, तंत्रीमा छत्री टोली, यदुवंशी छत्री टोली, गहलोत छत्री टोली, कुर्म क्षत्रिय टोली, अमात्य ब्राह्मण टोली, धनुकधारी छत्री टोली, कुशवाहा छत्री टोली और रेदासी टोली के लोगों ने वचन दिया 7 दिन तक कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये लोग मतलब उसके 7 दिन तक दूसरा काम नहीं करेंगे। इसका जो मलेरिया सेंटर बनेगा, ये सब लोग मिलकर इसमें मदद करने वाले हैं, ठीक है। सारे मेरीगंज में 10 पढ़े लिखे आदमी, टोटल 10 आदमी पढ़े लिखे इतने बड़े जिले में। पढ़े लिखे का मतलब है हुआ अपना दस्तखत करने से लेकर तहसीलदारी करने तक की पढ़ाई। नए पढ़ने लिखे वालों की संख्या है 15, अब नए पढ़ने वालों की संख्या आ गई है 15। गाँव की मुख्य पैदावार क्या है, यहाँ होता है धान, पाट और खेसारी। रबी की फसल कभी कभी अच्छी हो जाती है। और देखो 4 और 5 में लक्ष्मी का वृतांत के फूल की तरह फूली रहती थी। रात में रोने का कारण पूछने पर चुपचाप टुकुर टुकुर मुंह देखती थी, ठीक गाय की बाछी की तरह जिसकी माँ मर गई हो। मतलब लक्ष्मी की माँ मर गई थी, ठीक है। महंत सेवादास इस इलाके के ज्ञानी साधु समझे जाते थे। सभी शास्त्र पुराण के पंडित मठ पर आकर लोग भूख प्यास भूल जाते थे। भाई ऐसा क्या जादू था। बड़ी पवित्र जगह समझी जाती थी, लेकिन जब महंत दासीन को लाया तो लोगों की राय बदल गई। अंत में लक्ष्मी कानूनन सेवादास की हुई। मतलब ये सेवादास केस लड़ता है, लक्ष्मी के माँ बाप मर जाते हैं और इसलिए इसको मतलब दासी बनाने में सफल हो जाता है। सेवादास के वकील साहब ने समझाकर कहा था, मेन साहब इस लड़की को पढ़ा लिखा कर शादी करवा दीजिएगा। और महंत साहब ने वकील साहब को विश्वास दिलाया, वकील साहब लक्ष्मी हमारी बेटी की तरह रहेगी। लेकिन आदमी की मति को क्या कहा जाए, मठ पर लाते ही किशोर लक्ष्मी को उन्होंने अपनी दासी बना लिया। लक्ष्मी अब जवान हुई है, लेकिन लक्ष्मी के जवान होने से पहले ही महंत सेवादास की आंखें की ज्योति मतलब ये अंधा हो चुका है, धर्म भ्रष्ट हो गया है, ब्रह्मचारी नहीं व्यभिचारी है। अच्छे प्रकरण में क्या है, बालदेव जी को रात में नींद नहीं आती है। जेल का बीटी कंबल आज बड़ा गड़ रहा है। खद्र की धोती मैली हो जाने से बहुत ठंडी हो जाती है। बार बार लक्ष्मी दासीन की याद आती है। भाई बालदेव जी को याद आ रही है। और समय
और आते समय कह रही थी, आज यही प्रसाद पा लीजिए बालदेव जी प्रसाद, लक्ष्मी के शरीर की सुगंध, आज माँ की भी याद आती है। देखो लक्ष्मी को देखकर बालदेव जी को अपनी माँ की याद आती है। गांव के लोग बालदेव जी को दुर्वा कहते थे। सुनकर माँ बहुत गुस्सा होती थी। बाप के मरने से कोई टूअर नहीं होता, बाप मरे तो कुंवर, माँ मरे तो टूअर। मेरा बालदेव तो कुंवर है, मेरा बालदेव टूअर नहीं। ठीक है, इसके बाद में आके देखो एक पंक्ति आई है बहुत सुंदर। ठीक है, बीजक बतावे बीत को, जो बीत गुप्ते होए, शब्द बतावे जीव को, बुझे बिरला को। ये बीजक की पंक्तियाँ हैं क्योंकि कबीर पंक्ति हैं। ठीक है, तो बीजक कबीरदास जी का ग्रंथ है। 7वें प्रकरण में क्या है, प्यारू को सबों ने चारों ओर से घेर लिया। प्यारू कौन है? डॉक्टर प्रशांत के पास जो मलेरिया सेंटर में काम करने वाला उनका नौकर है। ठीक है, वो सब डिस्पेंसरी का आदमी है। डॉक्टर साहब का नौकर है। डॉक्टर साहब कब तक आएंगे? बालदेव जी प्यारू को भीड़ से बाहर लाते हैं। सुना है कि मेरीगंज में डॉक्टर बाबू आ रहे हैं, सो प्यारू डॉक्टर बाबू के साथ काम करने आया है। सचमुच प्यारू डॉक्टर का पुराना नौकर है। तहसीलदार साहब की बेटी कमली जब गमकोवा साबुन, तो ये तहसीलदार की बेटी कौन सा साबुन लगाती है? गमकोवा साबुन लगाती है, तो सारा गाँव गम गम करने लगता है। क्योंकि गाँव में किसी के पास साबुन नहीं है और इतना सुंदर साबुन तहसीलदार पैसे वाला है उसकी बेटी लगाती है, तो सारा गाँव गम गम करने लगता है, गम गम। 8वें में यह है कि 8वें में है कि लक्ष्मी का भी संसार में कोई नहीं है। ठीक है, लक्ष्मी के माँ बाप भी नहीं हैं, उधर वो दोनों शोषण कर रहे हैं। सेवादास रामदास बालदेव जी को पसंद भी हैं। जी मेरा कोई नहीं। लक्ष्मी सोचती हैं कि उसका दिल इतना नरम क्यों है, क्यों वो डॉक्टर को देखकर पिघल गई। लक्ष्मी डॉक्टर को देख के पिघल जाती है भाई। सदगुरु के सिवा उसका और कोई नहीं, सदगुरु के सिवा कोई नहीं, मतलब कबीरदास जी की पक्की भगत है। माँ की याद नहीं आती, पसराहा मठ के पास अपनी झोपड़ी की याद आती है। गांव में जब हैजा फैला तो बाबूजी को महंत साहब ने कहा, रामचरण तुम मठ पर ही रहो। उन दिनों दिन भर में कभी चिलम ठंडी नहीं होने पाती थी। एक दिन महंत शाम का बीजक जल गया, न जाने कैसी चिलम की आग बीजक पर गिर पड़ी। मठ सूना लगता है। जीवन में आज पहली बार लक्ष्मी समझ रही है महंत साहब की कीमत को। नेत्रहीन हो गए थे, कुछ देख नहीं सकते थे, बिना रामदास के सहारे के एक पग भी नहीं चल सकते थे। रामदास सेवादास का नौकर था, किंतु ऐसा लगता था कि मठ भरा हुआ है। गाँव के कीर्तनिया लोग रामदास समदासन को शुरू करते हैं। हारे बड़ारे जतन से सूगा एक है पोसल, माखना दूधवा पिलाए, हारे से हो रे सुगना बिरसी चढ़ी बैठल, पिंजड़ा रे धरती लौटाए। तो ये याद रखना है। ठीक है, और गौर के बाद रामदास खंजड़ी बजा के निर्गुण क्या भजन गाता है? कौवा से हंसा आवुल, कौवा समाउल हो राम, की आओ रामा हो, कौन गढ़ कयल मोकार, कवन लपटा ओल हो राम। ठीक है, सुरपुर से हंसा आवोल, नरपुर समाओल हो राम, की अहो रामा हो, काया गढ़ कैला मोकाम, माहिया लपटा ओल हो राम। ठीक है, ये पंक्तियाँ देख लो, बहुत कठिन है भाई। 9वां है डॉक्टर प्रशांत कुमार से शुरू हो रहा है। उसमें क्या कहा गया है कि डॉक्टर प्रशांत कुमार उनको पूछ रहा है, कोई मतलब जात पूछना चाहता है। गाँव में आते पहले जात ही पूछते, तुम्हारे पीछे क्या रहते है? कह रहा डॉक्टर प्रशांत कुमार। फिर इधर से सवाल पूछता है जात, नाम पूछने के बाद भी लोग यहाँ पूछते हैं जात। जीवन में बहुत कम लोगों ने प्रशांत से उसकी जाति के बारे में पूछा है, लेकिन यहाँ तो हर आदमी जाति पूछता है। प्रशांत हंसकर कभी कहता है जाति डॉक्टर बंगाली हैं या बिहारी, हिंदुस्तानी? प्रशांत का जवाब भाई खतरनाक। जाति बहुत बड़ी चीज़ है, जात पात नहीं मानने वालों को भी जाति होती हैं। सिर्फ हिंदू कहने से पिंड नहीं छूट जाता। ब्राह्मण कौन है? कौन ब्राह्मण? गोत्र क्या है? मूल कौन है? शहर में कोई भी किसी से जात नहीं पूछता। शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना, लेकिन गांव में बिना जाति के आपका पानी भी नहीं चल सकता। प्रशांत अज्ञात कुलशील है। उसकी माँ ने एक मिट्टी की हांडी में डालकर बाढ़ से उमड़ती हुई कोसी मैया की नदी में उसे सौंप दिया था। नेपाल के प्रसिद्ध उपाध्याय परिवार ने नेपाल सरकार द्वारा निष्कासित होकर उन दिनों सहरसा अंचल में आदर्श आश्रम की स्थापना की थी। उनकी स्त्री को कौतूहल हुआ कि उनकी नाव झाड़ी के पास पहुंची। पानी के हिलोर से हांडी हिली और उनमें से एक डोडा सांप गर्दन निकालकर फोपो करने लगा। सांप धीरे धीरे पानी में उतर गया। हांडी से नवजात शिशु के रोने की आवाज़ आई। डॉक्टरी पास करने के बाद जब हाउस सर्जन का काम कर रहा था, 1942 में देशव्यापी आंदोलन छिड़ा। नेपाल में उपाध्याय परिवार का बच्चा गिरफ्तार किया जा चुका था। प्रशांत भी तो उपाध्याय परिवार का था, वह कैसे बच सकता था? उसे भी नज़रबंद कर लिया गया। जेल के विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं के कार्यकर्ताओं से निकट संपर्क लेने का मौका मिला। तभी इसको ये डॉक्टर के लिए मनचाही पोस्ट मिल गई, तो इसको भेज दिया। क्योंकि जब ये जेल में था ना आज़ादी से पहले, तो इसके नेताओं से बहुत दोस्ती हो गई। अब आज़ादी के बाद में इसको अच्छे से भेज दिया गया। 1946 में जब कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तो एक दिन वह हेल्थ मिनिस्टर के बंगले पर हाजिर हुआ। वह पूर्णिया के किसी गांव में रहकर मलेरिया और काला आजार के संबंध में कोई रिसर्च करना चाहता था। मैं इसी नक्शे के किसी हिस्से में रहना चाहता हूँ। ये देखिए, सहरसा का वह हिस्सा जहाँ हर साल कोसी नदी का तांडव होता है, और ये पूर्णिया का पूर्वी अंचल जहाँ मलेरिया और काला आजार से हर साल मृत्यु की बाढ़ ले आते हैं। और अंत में केंद्रीय सरकार के सलाह परामर्श के बाद एक दिन प्रेस नोट में एक खबर प्रकाशित हुई कि पूर्णिया जिले के मेरीगंज नामक गांव में मलेरिया स्टेशन खोला गया है। द स्टेशन विल अंडरटेक मलेरिया एंड काला आजार इन्वेस्टिगेशन इन ऑल एस्पेक्ट्स, प्रिवेंट, एक्यूरेटिव एंड इकोनॉमिक। और जिस दिन वह पूर्णिया आ रहा था, स्टमिर खुलने में सिर्फ 5 मिनट की देरी थी। उसने देखा एक युवती सीढ़ी से जल्दी जल्दी उतर रही है। कौन है? ममता। हाँ, ममता ही थी। ठीक है, देखो 10वां परिच्छेद। डॉक्टर पत्र लिख रहा था। ममता, तुमने कहा था पहुँचते ही पत्र देना। पहुँचने के 1 सप्ताह बाद पत्र दे रहा हूँ। बाबा विश्वनाथ ने मेरे आने से पहले ही एक दूत को भेज दिया है। प्यारू सचमुच देवदूत है। प्यारू को देवदूत किसने कहा? प्रशांत ने। यह एक नई दुनिया है, इसे वज्र देहात कह सकती हो। गाँव का चौकीदार सप्ताह में एक बार हाजिरी देने थाने पर जाता था। वह मेरी डाक लाएगा और ले जाएगा। काम शुरू कर दिया है। सुबह 7 बजे से ही रोगियों की भीड़ लग जाती है। अभी जनरल सर्वे कर रहा हूँ, खून लेकर परीक्षा कर रहा हूँ। प्यारू कहता है कि यहाँ कौवा को भी मलेरिया होता है। गाँव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं। सीधे का अर्थ है अपढ़, अज्ञानी, अंधविश्वासी हो, तो वास्तव में सीधे हैं वे।
10 परिच्छेद पूरे हो गए हैं। 11वें में है, नहीं तोरा आहे प्यारी तेग तरबिरिया से, नहीं तोरा पास में तीर जी, नहीं तोरा आहे प्यारी तेग तरबिरिया से, कौन ही चीजवा से मारलू बटोइया के, धरती लोटा बेला बेपीर जी ई। क्या बात है भाई, गांव के गीत है पुराने वहाँ के, मेरीगंज के। वह सुंदर गीत है, अंचल के गीत है। ये सुनकर जो औरत को सदा बीज पर मोहित थी बोली, सासू मोरा मरे हो मरे मोरा बहिनी से, मरे ननंद जेठ मोर जी, मरे हमर सब कुछ पिल बरबा से, फंसी गई प्रेम के डोर जी, प्रेम के डोर में फंस गई है भाई, फंसी गई। आजू की रतिया हो प्यारे यही बिताओ जी, क्या आज की रतिया यही बिताओ, आज रात यही रुको मेरे प्यारे, ऐसे बोले। तंत्री माँ टोली में सुरंगा सदरा बीच की कथा हो रही है। मैंगू दास के घर के पास लोग जमा हैं। पुरानिया स्टेशन से एक मेहमान आया है, रेलवे में काज करता है। तंत्री माँ टोली के लेख कहते हैं खलासी जी, खलासी जी मतलब रेलवे में काम करता है तो उसको खलासी नाम दे दिया गया, एक सरकारी आदमी है, ठीक है। मैंगू दास के पास के घर में लोग जमा हैं क्योंकि वहाँ पर वो आया है। 12वें प्रकरण में देखते हो उसका सारांश। मठ पर आचार्य गुरु आने वाले हैं नए महंत को चादर टीका देने के लिए, मतलब अब नए महंत बनेगा ना, सेवादास के बाद रामदास बनेगा, तो एक बाहर से कुछ सामान करने के लिए लोग आए हैं कि नए